एक बात बोलना चाहूंगा। देखो, एक गलती है जो सब करते हैं, सारे स्टूडेंट्स करते हैं, मैंने भी की थी, है ना। सारे सीए स्टूडेंट्स भी करते हैं, सीए सीए में कोई से भी आप एग्जाम्स दे रहे हो, कोई प्रोफेशनल एग्जाम, कॉलेज के एग्जाम्स, ट्वेल्थ के, टेंथ के, सब करते हैं वो गलती जो मैंने की थी। और अगर आप भी ये गलती कर रहे हो ना, तो ये गलती मैं बोलूंगा ये सुसाइड से कम नहीं है गलती। इफ यू आर डूइंग दिस मिस्टेक, यू आर कमिटिंग अ सुसाइड, एंड दैट इज वेरी डेंजरस फॉर यू। मतलब आपको सब कुछ आता होगा एग्जाम में, पर फिर भी आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस को, अगर ये गलती करते हो तो इसलिए बिल्कुल मत करना है गलती। तो दोस्तों, मैं फिर आ गया हूँ अपने बड़े घर सर के साथ, और इस बार लेके आया हूँ मैं अपनी लॉ की आंसर शीट। तो ये आंसर शीट दिखाने से पहले मैं आपसे मतलब अपनी एक मिस्टेक कह लो, मतलब मिस्टेक भी नहीं बोल सकते उसको, ब्लंडर, ब्लंडर ब्लंडर इज अ बेटर वर्ड। ब्लंडर किया था मैंने अपने लॉ के पेपर शुरू होने से पहले। मतलब देखो हुआ क्या था, मतलब ये सुनना, ये गलती मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, ये मत करना आप। कोई भी अगर देने जाए ना, कभी पेपर देने जाओ ना, बिल्कुल ये गलती मत करना। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। मेरे साथ क्या हुआ था, मैं लगभग 2 बजे पेपर चालू होता है, आई रीच दैट एग्जाम सेंटर अराउंड 120 125 अप्रो, 1:30 से पहले पहले मैं पहुंच गया था वहाँ पे। हमारी कोचिंग के टोटल 4 फ्रेंड्स थे। तो जब मैं गया था तब 3 फ्रेंड्स तो हम बैठे थे, तो हम आपस में ऐसे ही नॉर्मली डिस्कस कर रहे थे, कोई मतलब ज्यादा चीज नहीं थी, ठीक है। एक दो आपस में ऐसे ही पूछ रहे थे कैसा, कितना पढ़ा, क्या पढ़ा, ठीक है। फिर आया चौथा बंदा। वो बंदा, मतलब उस बंदे को मैं मतलब बोलना तो नहीं चाहता, अब देखो कुछ, लेकिन वो आया। वो ठीक है, वो आया तब भी ठीक है, माहौल थोड़ा शांति था। उसने एक क्वेश्चन पूछ लिया, मतलब एक पेनल्टी पूछी, बेसिकली पेनल्टी पूछी थी ऑडिट वाली। सेक्शन नंबर है उसका 147, 147 की पेनल्टी। 147 की उसने पेनल्टी पूछी, वो बड़ी सारी पेनल्टी, मैंने बता भी दी थी उसको। लेकिन फिर वो क्या हुआ, लड़ने लग गया, वो कह रहा है गलत है। अब एग्जाम सेंटर से मतलब एग्जाम होने हैं, 15 मिनट बचे हैं, 15 मिनट में रीडिंग टाइम चालू होने वाला है, वो हम लड़ रहे हैं बाहर कि भैया ये तेरा गलत है, मेरा गलत है, हम फिर चेक कर रहे हैं। फिर ठीक है, वो सही, वो हो गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने एक दो और पेनल्टी पूछी, तो इससे हो कुछ नहीं रहा था। मतलब पेनल्टी देखो, हम पेनल्टी डिस्कस कर रहे थे वहां पे, एक पेनल्टी उसने चालू की पेनल्टी पूछना, है ना। फिर और एक दो और अमेंडमेंट आ रखे थे शायद पेनल्टी में, सेक्शन 92 एक एनुअल रिटर्न की पेनल्टी थी, एक दो और उसके आसपास की पेनल्टी थी। तो वो सारी पेनल्टी हम डिस्कस कर रहे थे, पेनल्टी पेनल्टी डिस्कस कर रहे हैं, और कोई प्रोविजन कोई कुछ नहीं पूछ रहा, सिर्फ पेनल्टी डिस्कस हो रही थी। और एक भी पेनल्टी आई नहीं एग्जाम के अंदर। हमने पेनल्टी डिस्कस करने करने में हमारे 10 मिनट बर्बाद कर दिए। 10 मिनट तो बर्बाद हुए, वो तो ठीक है, लेकिन हुआ क्या ना, दिमाग में ना मतलब नर्वसनेस आ गई थी बिल्कुल। मतलब हम पार्किंग में खड़े थे, जहाँ स्कूटी पार्क होती है वहां खड़े थे हम। स्कूटी पार्क होने से एग्जाम सेंटर तक जब जा रहे थे ना, मेरे दिमाग में सिर्फ पेनल्टी चल रही थी, सब भूल गया था मैं, मेरे को कुछ भी याद नहीं था। सीधी पेनल्टी पेनल्टी घूम रही थी दिमाग में, इस सेक्शन की क्या थी, इस सेक्शन की क्या थी, कुछ याद आ रही है, कुछ याद नहीं आ रही है, कंफ्यूज हो रहा हूँ। मतलब वो मैं क्या बोलूँ, दिमाग मतलब वो मतलब बिल्कुल एक सुन्न हो गया था बिल्कुल, है ना। और फिर हम पहुंचे, मतलब हम चारों का सेम सेंटर था, बहुत बड़ा सेंटर था, लगभग 100 150 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी थी, बहुत बड़ा मतलब हॉल था एक हमारे सेंटर में। तो वहां पे हम पहुंचे, तो उसमें फिर वही हम बैठ गए। फिर रीडिंग टाइम था, तो अब वही पेनल्टी घूम रही थी मेरे दिमाग में, तो ये मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की थी, आप मत करना। मतलब वो डिस्कशन तो ठीक है, थोड़ा बहुत छोटा मोटा चलता है, हमने मतलब हम पेनल्टी चिल्ला रहे थे हम, हमारे जब पार्किंग में खड़े थे हम चिल्ला रहे हैं, आजू बाजू वाले सब हमको देख रहे हैं क्या चल रहा है, अब ज्यादा बढ़ के आ गई है। और हम मतलब चिल्लाए जा रहे थे, बस पेनल्टी याद कर रहे हैं, याद आ भी नहीं रही होगी, और पेनल्टी आई भी नहीं एग्जाम के अंदर। हुआ क्या, टेंशन और हुई, और टेंशन के कारण मैंने जो गलती की है इस पेपर के अंदर, मैं मतलब अभी सोचता हूँ ना, मतलब मैं सोचता हूँ किया गया है मैंने, मतलब बहुत मतलब सिली मिस्टेक भी क्या बोलूँ, मैं तो कहूँ मतलब मैं बोल नहीं रहा, शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए, ऐसी ऐसी गलतियां की हैं। मतलब मैंने ड्यू डेट गलत निकाली है, बिल की ड्यू डेट का क्वेश्चन आया था, वो गलत किया मैंने इस चक्कर में। मतलब ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। दिमाग बिल्कुल फ्रीज हो गया था, चलना एक तरीके से बंद हो गया था बिल्कुल। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दें।
मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ अब। चलो मेरी बात छोड़ो, मतलब ये अगर गलती है ना, एग्जाम से जस्ट पहले ना बिल्कुल काम रहना। अगर कोई भी जा रहे हो ना एग्जाम देने, बिल्कुल काम रहना, डिस्कस करना हो करना, नहीं करना हो मत करना, लेकिन घबराना बिल्कुल मत। मतलब मैं तो बिल्कुल घबरा गया था उस पे, मैंने जो गलती की है, मतलब मैं कम से कम इसमें 7 8 10 नंबर तक और ला सकता था, पर लोएस्ट मार्क्स इसमें मेरे हैं अब तक, लॉ में ही है, मतलब पूरे इंटर के रिजल्ट में लॉ में मेरे लोएस्ट मार्क्स हैं 63। तो चलो डिस्कस करते हैं इसके बारे में अब। और ये 63 टोटल आए हैं, और जिसमें ये 70 मार्क्स, मतलब एमसीक्यू के अलावा मेरे आए 35 मार्क्स। तो जो रिमेनिंग जो एमसीक्यूज थे उसमें आ गए मेरे 28। हाँ 28 मार्क्स हैं उसमें, मतलब 30 में से 28 इज फेयर इनफ, मतलब बहुत बढ़िया है। और एमसीक्यू मैंने बीच में करे थे, जिसके कारण मैंने बचाव विवरण सही कर दिया, क्योंकि मतलब मैंने स्टार्टिंग की थी इससे ही, मतलब एमसीक्यू स्टार्ट नहीं किया था मैंने, इस चीज़ से चालू किया था। मैं थ्योरी, क्योंकि लिखना मेरे को मतलब थोड़ी राइटिंग भी मेरी बेकार सी है, तो उसको थोड़ा सा सजा के लिखने में ज़्यादा टाइम लगता है, मैंने स्टार्ट इसलिए इससे किया ताकि थोड़ी अच्छी राइटिंग में लिखता हूँ, जो कि हुआ नहीं है एक्चुअल में, राइटिंग बेकार ही लिखी मैंने, पर ठीक है। तो और मैं 28 आया, मतलब कि मैंने बीच में एमसीक्यू अगर नहीं करता ना, शायद पेपर और बेकार हो सकता था। एमसीक्यू करने से थोड़ा बहुत मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया था, एमसीक्यू क्वेश्चन थोड़े आसान आए थे इसके। तो चलो डिस्कस करते हैं। यहाँ पे है ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये है 128, डिविडेंड का क्वेश्चन था, सबसे पहला मैंने ये किया था। तो इसमें मतलब ये था शायद 6 नंबर का क्वेश्चन था ये। तो अब ये देखो, ये सारे के मतलब, ये देखो मेरी एक तो थ्योरी जो है ना, उसमें मतलब देखो कैसे लिखा मैंने, 1 2 3, 3 4 शब्द एक लाइन के अंदर 4 वर्ड्स है मेरे, मतलब दिख रहा है क्लियरली लिखा गया है बंदे ने। मैंने बिल्कुल चिपकाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। बिल्कुल देखो, ये 3 वर्ड्स हैं एक लाइन में, 3 वर्ड है, फिर एक लाइन छोड़ दी, फिर 3 लाइन ली, फिर एक लाइन छोड़ दी, फिर 2 लाइन ली, फिर एक लाइन छोड़ दी। राइटिंग आपकी बेकार होना है, ऐसे ही करना बिल्कुल, कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। मैंने 5 सप्लीमेंट्री लिया, आप 10 ले लो भले, बस मतलब समझ आना चाहिए बंदे को लिखा गया, तुमने लिखा गया है, बस ये समझ आ जाना चाहिए। पेपर मतलब कितने पेजेस यूज कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कंटेंट तो उतना ही है ना, पढ़ने में उतना टाइम लगेगा उसको, लेकिन अगर समझ आएगा तभी तो पढ़ पाएगा ना। मैंने फाउंडेशन में ये गलती की थी, मैंने जो फाउंडेशन लिखा था ना वो समझ ही नहीं आ रहा था। मतलब जब मैंने अपनी सर्टिफाइड आंसर शीट मंगाई थी फाउंडेशन की, लॉ की, तो लॉ में पढ़ने में नहीं आ रहा था मैंने क्या लिखा है, मतलब मुझे खुद को, मैंने लिखा है और मुझे खुद को ही पढ़ने में नहीं आ रहा कि मैंने क्या लिखा है, तो मतलब एग्जामिनर को तो फिर क्या ही आएगा यार। वो मैंने बहुत ब्लंडर किए थे फाउंडेशन में तो, और जिसके कारण फिर मैंने ये पॉलिसी अपनाई थी एक, मतलब 3 लाइन ले लो फिर एक छोड़ दो, 2 3 लाइनें ले लो, मतलब छोड़ते चलो, मतलब दिखना चाहिए सामने वाले को। तो ऐसे ही है। और यहाँ पे प्रोविजन लिखा है मैंने, ये ब्रैकेट में ये, और अंडरलाइनिंग मैंने जैसे बोला है, मतलब कि थ्योरी थ्योरी अगर कुछ लिख रहे हो ना तुम आंसर, अंडरलाइन इनिशियल क्वेश्चन में तो बिल्कुल बिल्कुल करना, स्टार्टिंग के एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन में करना, फिर स्किप कर सकते हो, और अगर लास्ट में टाइम बच जाए तो फिर आप लास्ट में अंडरलाइन कर दो, लेकिन स्टार्टिंग में तो मतलब अंडरलाइन करके चलना, मतलब इंप्रेशन बढ़िया बढ़ता है। ऐसे थ्योरी में तो क्या होता है ना, बेसिकली आपको अगर एग्जामिनर इंप्रेस हो गया ना आपसे, तो नंबर देते हैं वो, और अगर एग्जामिनर को गुस्सा आ गया तो फिर थ्योरी में नंबर काट भी सकते हो। मतलब ऑडिट में तो बेसिकली यही होता है, मतलब एग्जामिनर को खुश रखना है आपको, एग्जामिनर के हिसाब से चलना है, सजेस्टेड आंसर के हिसाब से आपके आंसर्स मैच करने चाहिए। तो थ्योरी में तो बेसिकली यही है। और बाकी हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ये जैसे प्रोविजंस है, इसमें मेन मेन मतलब कॉर्पोरेट लॉ के क्वेश्चन में तो क्या रहता है, फिगर से आपको याद रखने चाहिए, और बाकी मतलब आप थोड़ी बहुत लैंग्वेज को मॉडिफाई कर सकते हो, मतलब ऑडिट जैसा सीन नहीं है इसमें। लॉ में थोड़ा सा मतलब आसान पड़ता है आपको। और ये फिर फैक्ट्स आ गए, फैक्ट्स के नंबर होते नहीं है वैसे भी, ये एनालिसिस है। अब यहाँ पे कुछ गलती की है मैंने, मतलब ठीक है भाई, क्योंकि मैं मतलब इनिशियल में तो बिल्कुल घबरा चुका था, क्वेश्चन चालू हुआ, और कभी गलतियां हमारा ये हो सकता है सिली मिस्टेक हो सकता है अच्छी कोई मिस्टेक हो, अब पता नहीं, ये क्रॉस कर रखा है बस इन्होंने। और एक यहाँ पे ये टिक है, मतलब ये वाला एक चीज, मतलब 3 उसके वो होते थे कि एवरेज रेट होनी चाहिए, फिर 10% वो होना चाहिए, तो 3 होते थे। और एक 15% का रूल था, मतलब 15% बच जाना चाहिए आपका रिजर्व सरप्लस, तो उसके हिसाब से ये है। तो ठीक है, फिर मैक्सिमम यहाँ पे स्टेप 1 में 3 मार्क्स यहाँ मिल गए, और ये टोटल 4 दिए हैं, मतलब टोटल शायद तक ये, मतलब आंसर मेरा गलत है। तो ठीक है, मतलब प्रोविजन और थोड़ा कंक्लूजन ठीक ठाक लिखा तो मेरे को 4 नंबर दे दिया एनालिसिस लिखने के। ठीक है, मतलब गलती की है तो नंबर तो कट नहीं थे। ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2A। 2A में क्या है, एज पर सेक्शन ये, हाँ ये एक ये वाला क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया था।
इसमें ये था ईजीएम का था, मतलब रिक्विजिशन का क्वेश्चन था ये। हाँ बिल्कुल, ये मतलब ये वाला प्रोविजन मेरा सही है, टिक लगा रखा है। इसके आगे था, इसमें डायरेक्टर को रिमूव कर रहे थे, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि डायरेक्टर रिमूव हो सकता है नहीं हो सकता। मैं कंफ्यूज हो गया था उस वक्त, तो मैंने कुछ उल्टा सीधे लिख दिया था इस क्वेश्चन के अंदर। ये देखो, सेम मैनर, ये बोर्ड वुड हैव कॉल्ड, ये यहाँ पे टिक है। फिर ये अपॉइंटमेंट और रिमूवल ऑफ डायरेक्टर इज ऑर्डिनरी बिजनेस, हाँ ये कुछ करके लिख दिया था मैंने। जबकि यहाँ पे स्पेशल नोटिस वाला पॉइंट आना चाहिए था, वो नहीं लिखा था मैंने, कुछ और ही लिख दिया था ना मैं। फॉर विच रेजोल्यूशन शैल बी पास, ठीक है। अब ये लिखा था, ये रहा ये रहा। ये मैंने देखो ना पूरा काट दिया इन्होंने, जीरो दिया मतलब बिल्कुल। ये तो गलत किया यार आईसीआई यार। होल्डिंग मोर देन, ठीक है, बट सच रिक्विजिशन इज नॉट मेरे सिंस। हाँ ये लिखी थी मैंने लाइन से, मेंबर कैन नॉट प्रोवाइड रिक्विजिशन टू रिमूव द डायरेक्टर, मेरे को ये लगा था। अरे यार लेकिन यार मेरा ये वाला प्रोविजन तो सही है, कहाँ गया वो? ये वाला तो बिल्कुल सही है मेरा, ये 10% और 5 लाख वाला। ये अब यार ये गलत बात की है फिर तो आईसीआई। अब शायद 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन होगा इसमें, यार 1 नंबर तो दे देते यार। गरीब को यार 1 नंबर भी नहीं दिया मतलब। यार कंक्लूजन गलत है मेरा, पर प्रोविजन तो मेरा ये बिल्कुल सही है वो वाला। अब ये है फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मतलब हाँ मतलब इनमें ना मैंने लैंग्वेज ज़्यादा, मतलब लैंग्वेज पे देखो फोकस देना चाहिए, पर मैंने दिया नहीं था इतना। मैं अदर लॉज में, मतलब मैं लॉ में बहुत, मतलब बहुत मैंने कहा था, कॉर्पोरेट लॉ मैंने स्ट्रॉन्ग करके गया था अपनी। कॉर्पोरेट लॉ के सारे फिगर्स वगैरह ना ये सारे याद करके गया था। और जो अदर लॉज है ना उसमें लैंग्वेज का रोल रहता है, मतलब कि अगर लैंग्वेज आपने बिल्कुल एज इट इज लिख दी तो 3 में से 3 दे देंगे, नहीं तो 3 में से 2 दे देंगे। तो मैं 3 में से 2 के लिए प्रिपेयर करके गया था, 3 में से 3 के लिए प्रिपेयर करके नहीं गया था। तो मैं सिर्फ कंसेप्ट वगैरह समझ के क्या था। तो वैसे ही मैंने, मतलब ये अगर मैच करोगे ना आप, अगर सजेस्टेड आंसर जब भी आएंगे इसके उससे मैच करना, मतलब ये मैच नहीं करेंगे। और ये ग्रेस डे, अरे ये वही तो क्वेश्चन है, ये है बिल का क्वेश्चन, ये देखना इसमें क्या। ये देखो ये क्या मचाया है मैंने, मतलब मैंने, मतलब मैं, मेरे पास शब्द नहीं है इसके लिए। मैं खुद को क्या सजा दूं, मैं ये भी नहीं समझ सकता मैंने किया गया है इसमें। पता नहीं, बस ये गलत है। गलत है, इसका सही आंसर मेरे को जानना भी नहीं है। मतलब मैं, मेरे को देखना ही नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं देखना है, इसको तो हटाओ भैया, इग्नोर दिस क्वेश्चन प्लीज। फिर आ जाते हैं हम 2C के ऊपर। 2C आएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है ये एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट का है ये, मतलब 3-4 नंबर के आते हैं ये। तो ये दिए हैं 3 मार्क्स दिए हैं ये शायद तक 4 नंबर का होगा ये। 4 में से, हाँ 4 नंबर का होगा, 3 मार्क्स दिए इसमें मेरे को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे को 7 मिले हैं, मतलब 2 तो एज इट इज गलत ही हुआ है मेरे। एक ड्यू डेट वाला पूरा गलत है, एक वो रिक्विजिशनिस्ट वाला पूरा गलत है। रिक्विजिशनिस्ट में मतलब 1 नंबर, ठीक है यार, अब चलो यार। तो दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3A के बारे में। ये क्वेश्चन था सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 का। इसमें हाँ ये लिस्टेड कंपनी डेफिनेशन थी लिस्टेड कंपनी की। दिस हैड अर्लियर केम इन रिवीजन टेस्ट पेपर आरटीपी, आई थिंक May 22, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट क्वेश्चन था May 22 की आरटीपी का, सेम टू सेम क्वेश्चन था ये। मतलब कंपनी के नाम अलग थे, बाकी मतलब पूरा क्वेश्चन सेम टू सेम था, है ना। और मैंने ये मतलब अब आरटीपी में अगर क्वेश्चन आ रखा है और आपने कर रखा होगा ना, तो एग्जाम में आपको मतलब पता लग जाता है सीधा कि कौन सा क्वेश्चन है। तो यहाँ से मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट होना चालू हुआ था। बेसिकली मेरे स्टार्टिंग में तो कॉन्फिडेंस लूज ही चल रहा था, पर मैंने शायद इसके बाद शायद तक मैंने वो वाला क्वेश्चन किया था, मतलब एमसीक्यूज किए थे मैंने। तो एमसीक्यूज आए थे आसान, है ना। एमसीक्यूज आसान आए थे तो मेरे जल्दी जल्दी एमसीक्यूज हो गए, और जिससे मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल गया मुझे। एंड उसके बाद फिर मैंने ये वाला क्वेश्चन किया, तो इससे और कॉन्फिडेंस मिल गया, क्योंकि मेरे को पूरा क्वेश्चन मतलब याद था एक तरीके से, क्वेश्चन प्लस आंसर दोनों याद थे इसके। तो मैंने एग्जैक्ट ये मतलब फिर लिखे दिए पूरी लैंग्वेज इसकी। अब मतलब एग्जैक्ट तो मैं याद करके नहीं आया था, पर मॉडरेट लैंग्वेज में थोड़ा बहुत लिख दिया था मैंने। मतलब इसका पूरा प्रोविजन एग्जैक्ट आईसीए मॉड्यूल नहीं लिखी थी मैंने, पर बहुत हद तक आईसीए मॉड्यूल कॉपी करने की कोशिश की थी। और ये मतलब पूरा क्वेश्चन मेरा सही है ये। और इसमें नंबर दिए हैं 3 क्यों दिए हैं? ये शायद तक 5 नंबर का क्वेश्चन था ये। अब 3 पता नहीं क्यों दिए हैं। अब हो सकता है वो जो अभी बिल वाले क्वेश्चन की जो मैं बात कर रहा था उसका गुस्सा यहाँ पे निकाल दिया हो एग्जामिनर ने, ये भी हो सकती है एक पॉसिबिलिटी वैसे। कोई सेंस है इस बात की? पर ठीक है, अब 3 नंबर भी दिए हैं, ठीक है, 5 में से 3, 4 मिलते हैं, चलो ठीक है, 3 भी बढ़िया है ना। जो मिला है खुश रहने का उससे। तो अब है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी था। अब इसमें देखो ये था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन था ये।
इसमें मैंने देखो कैसे लिखा, कैसे ये देखो पहले आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फिर एक लाइन छोड़ने के बाद अगली लाइन में लिखा है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके बाद अनेक्सर्स देयर टू, एक एक लाइन छोड़ छोड़ के लिखा है। मतलब पूरा, मतलब ये प्रोविजन देखो इसका कितने पेज में गया है, ये पूरे 1.5 पेज में प्रोविजन लिखा है पूरा। मतलब बिल्कुल देखो जैसे ये 3 लाइन छोड़ी, जैसे मैंने बताया ना वैसे ही लिख रहा है मैंने। हर मतलब आप कोई सा भी पेज उठा के देखोगे ना, किसी भी लाइन में वर्ड देखोगे ना, मतलब तीन चार इतने ही वर्ड्स मिलेंगे आपको। इससे ज़्यादा वर्ड्स मैंने लिखे ही नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी राइटिंग का पूरा भरोसा था कि अगर मैं ज़्यादा चिपका के लिखूंगा ना, फिर एग्जामिनर नंबर में चिपका देगा पूरा। 0 0 चिपका के जाएगा फिर एग्जामिनर। रुक तेरे को बताते। तो इसलिए मैंने ऐसे खोल खोल के लिखा है। देखो यहाँ पे 3.5 मिल रहा है, शायद तक 4 नंबर का क्वेश्चन होगा ये, पूरा सही है क्योंकि मेरा। उसके बाद इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। अब एक ये 2 चैप्टर थे ये छोटे छोटे से, इंटरप्रिटेशन और जीसीए, जनरल क्लॉजेज एक्ट। तो इन दोनों का क्या था, मतलब मैंने प्रीवियस जो ट्रेंड्स है ना वो एग्जामिन किए थे। तो उन ट्रेंड्स के हिसाब से पता चला था कि इंटरप्रिटेशन के 2 क्वेश्चन आते हैं 3 3 मार्क्स ईच के, और जीसीए के आता है 1 क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स एंड 1 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स, यानी टोटल 7 मार्क्स और 6 मार्क्स के आते हैं दोनों चैप्टर्स। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। और एक मेरे पास ऑप्शनल क्वेश्चन भी रहता था, तो मैं ज्यादातर प्रेफर करता था इन दोनों में से किसी का छोड़ दूं। और मैंने इनकी मतलब सिर्फ मैं समझ गया था दोनों चैप्टर, सिर्फ समझ समझ गया था, मतलब बिल्कुल कोई रटने का कुछ भी नहीं था। मैंने बस समझा था, 1 घंटे में शायद तक दोनों चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे मैंने, पूरा मतलब समझ लिए थे दोनों, पहले समझे थे, उसके बाद एग्जाम से 1.5 डेज जो पहले मिलते उसमें भी समझ के आया था मैं। रटना तो बिल्कुल इसमें था ही नहीं मेरा। और पूरी ये जो लैंग्वेज लिखी है ना, पूरी की पूरी अपने मन से लिखी है मैंने। मतलब सजेस्टेड आंसर से मैच कर लेना, बहुत हद तक मैच नहीं करेगी। और मैं तो गया था कि 3 नंबर का क्वेश्चन आता ना, तो 3 में से 2 के लिए गया था मैं तो एग्जाम के अंदर। और यहाँ पे इन्होंने कितने दिए, 2 नंबर दे दिए बस। मेरा टारगेट सक्सेसफुली अचीव हो गया, मेरे को 3 में से 3 चाहिए ही नहीं थे ना। मतलब इतने छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, फालतू उनको रटने में मैं ज्यादा टाइम अपना क्यों डिवोट करूँ। तो यहाँ पे थोड़ी मतलब स्मार्ट स्टडी भी करनी पड़ती है आपको, सीए के एग्जाम्स में स्मार्ट स्टडी का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ पे देखो 3 में से 2 मिल रहा है, मोर देन सेटिस्फाइड, मुझे मतलब इससे ज्यादा कुछ उम्मीद भी नहीं थी इस क्वेश्चन से। उसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का ये क्वेश्चन है, इसमें ये प्रोविजन, फैक्ट एंड कंक्लूजन वही, और अब इन्होंने ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। अब ये गलत बात है यार, इसे यार या तो काट दो पूरा ही, या टिक लगा दो, क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। ये तो ठीक है, क्रॉस है, फिर यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे टिक लगा रखा है लेकिन। और ये सेकंड कंक्लूजन मेरा गलत है शायद तक। और 1 नंबर दिया लेकिन इन्होंने मेरे को, इस टिक के कारण 1 नंबर दे दिया। अब आईसीआई की अब चेकिंग क्या ही बोले। अब ये क्वेश्चन मार्क को ही मतलब बताओ यार क्यों लगाया, क्यों है क्वेश्चन मार्क। यहाँ 2 क्वेश्चन मार्क लगाया, यहाँ पता ही नहीं क्यों लगाया। अब तक तो मैंने मतलब पहली बार देखा है इसमें अपनी आंसर शीट में क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। चलो अब इसका सेक्शन 35 का एक क्वेश्चन था, और सेक्शन 35 ये क्रिमिनल लाइबिलिटी का था ये सेक्शन। हाँ ठीक है, प्रोविजन फैक्ट कंक्लूजन ये सही है, इसका कंक्लूजन ये सही है। अब एक ये सिंबल और लगा दिया इसे, अकाउंटिंग के पेपर में भी था सेम सिंबल, और ये इसमें भी लगा दिया, ये एक और सिंबल लगा दिया ये। अब यार सिंबल का मतलब तो पता नहीं है देखो मेरे को इसका, इसका मैंने मतलब सर्च मारने की भी कोशिश की थी, मुझे मिला ही नहीं था, मतलब ही नहीं मिला इसका कहीं पे। अब पता नहीं ये वाले सिंबल का क्या ही मतलब है, क्या है बता। ठीक है, फिर यहाँ इन्होंने 2 नंबर दिए हैं फिफ्थ के ए में। अब ये पता नहीं कितने नंबर का क्वेश्चन था, तो 2 मार्क्स इसमें मिले हैं। उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस का क्वेश्चन है, सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस का। ठीक है, ये पूरा प्रोविजन देखो मैंने 2 पेज के अंदर ये प्रोविजन लिखा है पूरा। और फिर फैक्ट है, फिर कंक्लूजन है, इसका कंक्लूजन सही है। 1.5 मार्क्स यहाँ मिल गए, और 1 मार्क्स तो 2.5 इसमें दे दिए। तो वही है, मतलब फुल मार्क्स अगर थ्योरी में स्कोर करना है तो पूरी मतलब आईसीए मॉडल की लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी आपको। मैंने लॉ में तो बेसिकली नहीं किया था, ऑडिट में फिर भी मैं आईसीए मॉडल की बहुत हद तक लैंग्वेज लिखने की कोशिश की थी मैंने। लेकिन लॉ में तो बिल्कुल मैं सिर्फ फिगर्स वगैरह याद कर गया था कंपनी लॉ में, और अदर लॉज में बस पढ़ के गया था। ज़्यादा याद करने का उसमें मैंने खुद ने नहीं किया था। आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से देख लो, अगर आपको थ्योरी सब्जेक्ट पसंद है बहुत ज़्यादा, मतलब सही लग रहा है, आप याद कर पाते हो, आप आईसीए मॉड्यूल की जो लैंग्वेज लिख रखी है उन्होंने वो पूरी याद कर सकते हो, तो बिल्कुल करनी चाहिए। बिल्कुल उसमें कुछ नहीं है ना, आपका मतलब स्कोर बढ़ेगा उससे। और जितने ज़्यादा नंबर लाने की आप कोशिश करोगे ना, उतना मतलब फिर आपकी जो फेल होने का एक डर खत्म हो जाएगा। अगर आप टारगेट बना के चलोगे 80 मार्क्स का, 90 मार्क्स का, तो फेल होने का डर ही रहेगा ना। तो सीधा आपको पेपर अपना प्रेजेंट करना है। और अगर फेल होने का डर कब रहेगा, जब आपका टारगेट ही 40 मार्क्स का है, फिर तो आपके मन में हमेशा डर रहेगा कि फेल भी हो सकता हूँ मैं, पास भी हो सकता हूँ। तो इसलिए टारगेट हमेशा ना ज़्यादा बनाने की कोशिश किया करो, 80 मार्क्स 90 मार्क्स, अपनी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से। जैसे मैंने जितने भी थ्योरी सब्जेक्ट है ना, उन सब में टारगेट ही था मेरा 60 मार्क्स का।
60 मार्क्स से ज़्यादा का मैंने टारगेट किसी भी थ्योरी सब्जेक्ट में नहीं बनाया था। प्रैक्टिकल्स में मेरा 90-90 का भी टारगेट था, 80 मार्क्स का भी था, टैक्स में 70 मार्क्स का टारगेट लगेगा था मैं जैसे। तो वही अपनी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से एक टारगेट एक पेपर पे लिख दो, कहीं पे भी एक पेपर पे लिख दो या मन में याद रखो कि ये मेरा टारगेट है, उस हिसाब से आप स्टडी करो। तो अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का है, इसमें भी अब ये देखो मैं एक लाइन लिखना भूल गया था ये। अब मैंने बोला था एक लाइन में 3-4 वर्ड लिखे मैंने, पर अब देखो कुछ चीज़ भूल गया था और मुझे एक लाइन में लिखनी थी ये चीज़, तो इसलिए मैंने इसको मतलब बहुत ज़्यादा चिपका के लिखा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा धीरे लिखा है, ये एक्चुअल राइटिंग नहीं है मेरी। अगर मैं एक्चुअल अपनी मैंने मतलब अपनी बहुत ज़्यादा स्पीड कम कर दी थी। अगर मैं अपनी नॉर्मल स्पीड में लिखता ना, ये राइटिंग समझ भी नहीं आती शायद एग्जामिनर को क्या लिखा है, तो इसलिए मैंने अपनी स्पीड धीरे करके ढंग से लिखने की कोशिश की थी इस वाली लाइन को। और उसके बाद क्या है, ये प्रोविजन फैक्ट हो गए 2 नंबर, ये 3 मार्क्स मिल रहे हैं इसमें से, 4 नंबर का क्वेश्चन हुआ है, 3 मिल रहा है, आई एम सेटिस्फाइड, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। सो नाउ हियर इज क्वेश्चन नंबर 5D. It was a question of GCA. As I told you, I have not crammed the language. मैंने रटी नहीं थी बिल्कुल भी लैंग्वेज, मैंने मतलब ये याद किया था बस। तो इसमें एक डेफिनेशन थी ऑफिशियल गैजेट की, तो ऑफिशियल गैजेट की डेफिनेशन मतलब मैं पढ़ के भी नहीं गया था एग्जाम में। एग्जाम में शायद मैंने उससे पहले भी पढ़ी भी नहीं थी डेफिनेशन है क्या, मतलब एग्जैक्ट डेफिनेशन, मतलब कुछ कुछ की तो पढ़ के भी गया था, जैसे ओथ, अफर्मेशन, इन सब की 2-3 इंपॉर्टेंट जो लग रही थी मुझे, मैं वो पढ़ के गया था, जिसमें ऑफिशियल गैजेट की मैं पढ़ के नहीं गया था। लेकिन फिर भी मेरे को जो मन में आ रहा था ना मेरे, मैंने वो लिख दिया, तो 1 नंबर मिल गया मुझे, तो मैं यहाँ भी सेटिस्फाइड हूँ। बहुत बढ़िया ये भी 1 नंबर अगर मिल रहा है, मतलब मैंने बिल्कुल मन से लिखा है ये मतलब पढ़ भी नहीं रखा था मैंने क्या होता गया एक्चुअल डेफिनेशन में, तो इसलिए पूरे मन से लिखने के भी 1 नंबर मिल रहा है, तो इसलिए लिखना चाहिए। जो आ रहा है, जैसा आ रहा है, जैसा भी मन में आ रहा है ना आपके, लिख दो, बिल्कुल बेफिक्र लिख के आ जाओ। एक पेज बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा, इसलिए लिख दो, जो मन में आ रहा है लिख दो। तो फिर आता है ये देखो, अब आता है क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 एक चीज मैं आपको बताना भूल गया वैसे, कि जब पेपर स्टार्ट होता है ना, मतलब होता है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ता नहीं हूँ इनिशियली, किसी भी पेपर में मैं क्वेश्चन 1 पढ़ता नहीं हूँ क्योंकि कंपलसरी होता है। अच्छा। लेकिन जैसे लॉ में बताया, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था, तो पता नहीं उस समय मुझे क्या हुआ, मैंने पेपर खोला और क्वेश्चन नंबर 1A पढ़ना चालू कर दिया। अब 1A में था क्या, वो था एक क्वेश्चन था, वो डिवेंचर्स का क्वेश्चन था बेसिकली। तो डिवेंचर्स में मुझे सिर्फ एक सेक्शन आता था, सेक्शन नंबर 71। अब 71 था या फिर शायद तक 72, इन दोनों में से एक है, मतलब 71 या 72 सेक्शन था डिवेंचर का, वो याद था। और क्वेश्चन में पूछ रहा था वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स कैन बी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिवेंचर वो जो इशू हो सकते हैं जो, तो वो क्वेश्चन था बेसिकली सेक्शन नंबर 180 का। बट आई हैव नॉट रेड दैट सेक्शन, मुझे ये भी नहीं पता कि कोर्स में था या नहीं था। हमारे जो कोचिंग के सर है उन्होंने 180 सेक्शन पढ़ाया ही नहीं था, उसके इंटीरियर कंटेंट के बारे में कुछ नहीं बताया, बस सेक्शन का बता रखा था 180 था कुछ तो, पर लेकिन अंदर का जो प्रोविजन है उसका वो पढ़ाया नहीं था सर ने। लेकिन वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। अब मैं पहले ही नर्वस चल रहा था, और पहला क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा वो ऐसा निकल गया, तो मेरी हालत तो सोच सकते हो क्या हो रही होगी उस समय। तो इस कारण से क्या हुआ था, मैंने 1A जो था ना वो फिर मैंने देखा ही नहीं, मतलब लास्ट तक मैंने फिर उसको किया भी नहीं, अटेम्प्ट भी नहीं किया, क्योंकि आता ही नहीं था मुझे, तो इसलिए मैंने वो वाला क्वेश्चन पूरा छोड़ दिया था। तो यहाँ पे और लेकिन जो 1A के बाकी पार्ट्स थे ना वो आसान थे, और वो मैंने इनिशियली 15 मिनट्स में पढ़े नहीं थे। मैंने 1A पढ़ा था, फिर डायरेक्टली शायद मैं क्वेश्चन 2 या क्वेश्चन 3 पे शिफ्ट हो गया था, क्योंकि 1 फिर मेरे को बाद में ध्यान आया था कि 1 तो कंपलसरी पढ़ना नहीं है ये, पर पढ़ लिया था मैंने तब तक। तो फिर मैंने यहाँ पे 1B और 1C ये किए थे, तो ये आसान आसान से क्वेश्चन थे ये। जैसे 141 का ये था, ये 2-3, ये प्रोविजन लिख दिया यार, रिलेटिव वाला प्रोविजन है ये है, 1 लाख 5 लाख वाली लिमिट थी इसमें, ये वाले प्रोविजन आ गए थे यहाँ पे, ये है। और ये फिर कंक्लूजन, कंक्लूजन में देखो अब ये हेडिंग क्लियरली लिख रखी है ना, अब अगर ये हेडिंग आप लिख के आओगे ढंग से, तो वो अंदर का कंटेंट पड़ेगा ही नहीं। उसने इतना प्रोविजन पढ़ रखा है, उसको पता लग गया कि आपको प्रोविजन पूरा आता है ना। अब एग्जामिनर क्या करेगा, वैलिड इनवैलिड इनवैलिड ये सब सही है तो इसके मार्क्स दे दिए, बाकी उसने प्रोविजन तो पहले पढ़ा होगा। तो इसमें मुझे 5 शायद तक 5 आउट ऑफ 5 मिले हैं, या फिर 6 आउट ऑफ 5 मिले हैं, तो बढ़िया है। सॉरी 5 आउट ऑफ 6 मिले हैं, तो भी बढ़िया है मेरे लिए, मतलब अगर प्रोविजन में थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो सकता है लैंग्वेज का, तो इसलिए 1 नंबर तो कटना ही रहता है, थ्योरी में रहता ही है, पूरे मार्क्स बहुत कम मिलते हैं। और अब ये क्वेश्चन है एक NIAC का क्वेश्चन है, ये देखो अब मेरे पास टाइम था नहीं लास्ट में, तो मैंने अंडरलाइनिंग बिल्कुल नहीं करी इन क्वेश्चन में, बिल्कुल कहीं भी नहीं है, ना प्रोविजन में, ना फैक्ट में, ना कंक्लूजन में, कहीं भी अंडरलाइन की नहीं है मैंने। और उसके बाद ये एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट क्वेश्चन मैंने किया था ये, हाँ ये प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी वाला क्वेश्चन था ये।
इसमें एक्चुअल में क्या हुआ था, जब मैं क्वेश्चन कर रहा था ना, तो मुझे मतलब मेरे पास टाइम था, वो 2-3 मिनट बच रहे थे, है ना। और मैं इसमें कंफ्यूज हो गया था कि प्रिंसिपल लेटर माइनर होता है या फिर श्योरिटी माइनर होता है, इन दोनों में से एक माइनर हो सकता है, तब भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है। तो इसमें मैं उस समय कंफ्यूज हो गया था। कंफ्यूजन तो ठीक है। अब हुआ क्या, मैं जैसे बताया, मैंने 5 शीट्स ली थी। अब 5 शीट ली थी तो उसको टाई भी करना पड़ता है। तो इन्विजिलेटर मेरे बगल में आके खड़ा हो गया, कह रहा है पहले टाई करो। अब हद है यार, मतलब मैं पूरा, मतलब इस क्वेश्चन के लिए भी मैं थोड़ा सा मतलब नर्वस था, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा था, एक्चुअली में कंफ्यूज हो रहा था मैं। और बगल में इन्विजिलेटर और खड़ा हो गया। अब वो खड़ा होता है, फिर लिखा जाता नहीं है। कोई सेंस है इस बात की? तो लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे करके इसको जल्दी जल्दी लिखा था क्वेश्चन को, और ठीक गया ये, बढ़िया है। फॉर्चुनेटली सही हो गया ये वाला क्वेश्चन। चल झूठा। मतलब ये गलत भी हो सकता था, क्योंकि मैं उस समय कंफ्यूज हो गया था और मुझे लास्ट तक आंसर नहीं पता चला था इसका क्या था। तो इसलिए चलो ठीक हो गया, ये बढ़िया है फिर। ठीक है, पर इन्विजिलेटर को देखो कायदे से ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखो, अब उनको भी पता है, एक तो वैसे ही आई से है, वो अपने जो इनिशियल जो डिटेल्स भरने के लिए उसमें टाइम कम हो जाता है। और लास्ट में पेपर इतना बड़ा होता है कि कोई पहले करता नहीं है पेपर को, मतलब लास्ट 3 घंटे पूरे लेगा अगर पेपर आप पूरा सॉल्व करोगे तो। और आप लास्ट में इन्विजिलेटर बगल में आके खड़ा हो रहा है, तो ये देखो गलत बात है मेरे हिसाब से, तो ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। अब ठीक है, वो उसके बारे में तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। तो ये मेरे पेपर का ये डिस्कशन यहाँ पे ख़त्म होता है। और मैं एक बात बोलना चाहूँगा, देखो, एक गलती है जो सब करते हैं, सारे स्टूडेंट्स करते हैं, मैंने भी की थी, है ना। सारे सीए स्टूडेंट्स भी करते हैं, सीए सीए में कोई से भी आप एग्जाम्स दे रहे हो, कोई प्रोफेशनल एग्जाम, कॉलेज के एग्जाम्स, 12th के, 10th के, सब करते हैं वो गलती जो मैंने की थी। और अगर आप भी ये गलती कर रहे हो ना, तो ये गलती मैं बोलूंगा ये सुसाइड से कम नहीं है गलती। इफ यू आर डूइंग दिस मिस्टेक, यू आर कमिटिंग अ सुसाइड, एंड दैट इज वेरी डेंजरस फॉर यू। मतलब आपको सब कुछ आता होगा एग्जाम में, पर फिर भी आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस को, अगर ये गलती करते हो तो इसलिए बिल्कुल मत करना है गलती। अगर आपको डिस्कस करना है ना पेपर, थोड़ा बहुत डिस्कशन चल सकता है, पर इतना डिस्कस मत करना कि आप नर्वस ही हो जाओ एग्जाम से पहले। सेम गोज आफ्टर द एग्जाम्स, मतलब आफ्टर जो आपका रिसेंट पेपर खत्म हुआ, जैसे लॉ का पेपर खत्म हुआ मेरा, तो मैं उसके बाद डिस्कस नहीं करता था कि ये क्वेश्चन इसका सही है, मेरे दोस्त का ये क्वेश्चन गलत है, ऐसे करना नहीं चाहिए। क्योंकि दोनों में से अगर एक का भी गलत होता है ना, फिर कॉन्फिडेंस लूज होता है। और कॉन्फिडेंस लूज होगा तो आगे वाले पेपर को इम्पैक्ट करेगा वो। जैसे लॉ के बाद कॉस्टिंग होता है, कॉस्टिंग वाले पेपर को इम्पैक्ट आएगा, उस पर बिल्कुल आएगा, क्योंकि आपका थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस लूज होता है। तो अगर बाई चांस मान लो किसी के सेंटर में कोई भी आपका फ्रेंड नहीं है, मैं कहूँगा यू आर द बेस्ट गाय, यू आर द लकीएस्ट गाय। क्योंकि अगर आपके पास फ्रेंड होते हैं ना, तो डिस्कशन होता ही है, ना चाहते हुए भी हो जाता है। अगर डिस्कशन नहीं हो रहा ना, तो बेस्ट है आपके लिए। और अगर कोई आपके सेंटर में है ही नहीं, तो आप डिस्कस किसी से करोगे नहीं, आप अपने अपने में रहोगे, और आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आप खुद बना के लाओगे, वो कोई लूज नहीं कर सकता फिर। अगर फ्रेंड्स होते हैं तो कभी कभी उनके कुछ बोलने से आपका कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है। लेकिन अगर आप अकेले ही हो पूरे सेंटर में, मतलब आपके कोई फ्रेंड्स नोन में नहीं है, तो आप किसी से बात नहीं करोगे और आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा। तो ये बेस्ट बात है। तो और अगर नहीं भी है, तो फिर खुद पे भी थोड़ा सा वो कंट्रोल रखना चाहिए आपको, कि आप दूसरों से ज़्यादा डिस्कस ना करो, अपना पेपर दो, घर जाओ, बाद में देख लो, और जब सारे पेपर खत्म हो जाए आराम से बाद में डिस्कस कर लेना। और वैसे देखो, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो उसके बाद कोई डिस्कस करना चाहता नहीं है। इतने मतलब 16 दिन जो हम सकते हैं पूरा, मतलब एक दिन पढ़ो एक दिन पेपर दो, उसके बाद कोई पेपर को डिस्कस नहीं करना चाहता। चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, कोई नहीं करेगा पेपर को डिस्कस। इसलिए मैंने तो सीधा आया था, मैंने लास्ट में आया था। मैंने सारी बुक्स अपनी पैक करके कार्टन के अंदर डाली थी, ऊपर पटक दी, मेरे स्टोर रूम के अंदर डाल दी थी, बस खत्म। उसके मैंने देखे भी नहीं पेपर, उसके बाद पेपर खत्म होने के बाद मैंने देखे भी नहीं है क्या हुआ कैसे हुआ, हो गया बस हो गया। 16 दिन बहुत हेक्टिक हो जाते हैं वो, मतलब 16 दिन कंटिन्यूस पेपर होते हैं ना, बिल्कुल माथा गर्म हो जाता है। पूरा हेक्टिक हेक्टिक सीजन रहता है वो 16 दिन का। तो इसलिए मैं कहूँगा ज़्यादा उन 16 दिन में आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ज़्यादा डिस्कशन मत करो। और वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो चुका है, तो मैं चलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग और गुड बाय। थैंक यू। खत्म।